नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस करंट अफेयर की वीडियो में, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज तारीख है 2 जून 2023, जिससे 2 जून के बनने वाले जितने भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के और पुराने जो इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से रिवाइज कराने वाला हूं। तो सभी साथी पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो जैसा कि आपको पता है, गोवा इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 30 मई को। आप अभी क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि गोवा कैसे अस्तित्व में आया, गोवा का शासक कौन था और किसको हराकर पुर्तगालियों ने इसको अपने कब्जे में किया था। तो बात है आपकी कब की साथियों, 1510 की, है ना। 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया। बीजापुर के एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाही। इनको हराया था किसने, पुर्तगालियों ने। और अपना जो कम्युनिटी बनाई थी, यानी जो अपना शहर बनाया था, वो गोवा को बनाया। 1510 में अधिकार कर लिया गोवा पर। इसी के साथ 1530 में गोवा को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। और उस समय जो पुर्तगालियों की तरफ से आपके वायसराय थे या गवर्नर थे, वो थे नीनो डी कुन्हा। इनके द्वारा गोवा को अपना राज्य घोषित कर दिया गया, राजधानी घोषित कर दिया गया। तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे, और गोवा इन्हीं का उपनिवेश था। 1510 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो डी अबुलकर्क इनके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद गोवा मुक्त कराया गया अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों से 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को मुक्त कराया। 1962 में यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं दयानंद भंडारकर। और 1987 में गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बना दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, ये आपका मान लीजिए यह है आपका क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसी के ऊपर है आपका पुर्तगाल, है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर कौन सा है आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट है। और वहीं पर पहला जो आपका छोटा सा देश पड़ता था वो है आपका कौन सा, पुर्तगाल। तो यहीं से चलते हुए आपका कौन आया था, वास्को डी गामा भारत पहुँचता है। भारत में ये कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं आपके 1498 में। कब, 1498 में। ठीक है, तो ये भी आपका रखना है। देखिए गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या है 40, और वर्तमान में यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। तो ये 36वीं वर्षगांठ अपनी बनाई है किसने, गोवा ने। गोवा से संबंधित आपके जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन सभी को मैं एक जगह लिख कर लेकर आया हूँ। तो आइए गोवा स्पेशल के सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए गोवा, है ना, उपनिवेश किसका था, पुर्तगालियों का था। पूर्ण राज्य कब बना भारत का, 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत। हाल ही में आपको बताया कि यहाँ के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या है 40। फर्स्ट सीएम मैंने बताया आपको कौन थे, दयानंद। और फर्स्ट गवर्नर थे आपके हरि शर्मा। हाल ही में मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसका नया नाम किया गया है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा। यहाँ पर बहुत ही फेमस एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सिग्मो फेस्टिवल, और साओ जोआओ फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है। यहाँ की फेमस नदी है मांडवी नदी, और इसी मांडवी नदी किनारे गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। और इसी मांडवी नदी पर एक बना हुआ है दूध सागर जलप्रपात। अगर आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी तो उस मूवी में इस वाटरफॉल को दिखाया गया है। ठीक है, कोंकण तट किसका है, गोवा का है। और फुगड़ी देखनी नृत्य कहाँ का है, गोवा का है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। समान सिविल संहिता, है ना, गोवा में ही लागू है, एकमात्र राज्य है भारत का जिसमें समान सिविल संहिता लागू है। आर्टिकल 44 के तहत आपका समान सिविल संहिता आता है। शराब संग्रहालय ये भी कहाँ पर है, गोवा में है। जीएसटी संग्रहालय ये भी कहाँ पर है, गोवा में ही है। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को अपना उपनिवेश बनाया गया और 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था ऑपरेशन विजय के माध्यम से। एक और खास बात आपको याद रखनी है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में भारत से गए थे। 1498 में सबसे पहले आपका कौन आया था, वास्को डी गामा आता है। और 1961 में हमने लात मार के भगाया था पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन है। और प्रथम वास्को डी गामा पुर्तगाली था जो भारत आया था। अगर हम बात करें वर्तमान में, पुर्तगाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि पुर्तगाल के जो निवासी हैं इनके लिए इच्छा मृत्यु क्या कर दी है, लीगल कर दी गई है।
यानी यहाँ पर भी अब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इच्छा मृत्यु कर सकता है, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ये भी लागू कहाँ पर हुआ है, पुर्तगाल में हुआ है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पुर्तगाल की वर्तमान में मुद्रा क्या है। पुर्तगाल की वर्तमान में मुद्रा क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि गोवा की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। गोवा की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई आपको बतानी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर जरा से भी क्वेश्चन पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल से बनने वाले जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा आप सभी से। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 यह 16वां संस्करण था। 2023 में कौन सा था, 16वां संस्करण था। और इसका फाइनल मैच जो था वो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के मध्य होता है। चेन्नई सुपर किंग ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की और इसमें उपविजेता बना आपका कौन, गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान थे आपके महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे आपके वो थे कौन, हार्दिक पांड्या। तो आईपीएल 2023 में 10 टीमें थीं आपकी। लखनऊ टीम जो थी नई टीम थी इस बार, ठीक है, और गुजरात टाइटंस भी नई टीम थी। अच्छा बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो चेन्नई सुपर किंग आपका 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। और क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया था कि चेन्नई सुपर किंग ने सबसे पहला खिताब आईपीएल का कब जीता था। तो मैंने आप सभी के लिए पाँच बार जो टीम जीती है चेन्नई उसकी सारी डेट लिखी है। सबसे पहले 2010 में जीता था, 2011 में जीता था, 2018 में जीता था, 2021 में जीता है और आज लास्ट टाइम 2023 में जीता है आपका। मुंबई भी 5 बार आपका आईपीएल में जीत चुकी है। 2013 में जीती, फिर 2015 में जीतती है, 2017 में जीतती है, 2019 और फिर 2020 में। ठीक है, तो मुंबई के जो मैच है काफ़ी ज़्यादा आसान है याद करना। देखिए ऑड नंबर है, 2013 से आपको याद करना है। 2013 से 2013, फिर 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और 19 के बाद तो आपको बताइए 20 आता है। तो ये 5 बार मुंबई ने जीता है। इस बार 2023 की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कैप किसने जीता है। ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। शुभमन गिल 890 रन इन्होंने इस बार बनाए हैं। पर्पल कैप जो विकेट सर्वाधिक लेते हैं उनको दिया जाता है। मोहम्मद सामी ने 28 विकेट लिए इस सीज़न में। नोट में आपको कुछ याद रखना है, कैच ऑफ द सीज़न राशिद खान ने ये कैच लिया था और जो कैच ऑफ द सीज़न बना है आपका। इसके बाद सबसे लंबा छक्का जो लगाया था वो किसने लगाया था, फाफ डू प्लेसिस ने लगाया था। मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स हैं। कुल मैच कितने हुए आपके, 74 हुए। कुल टीमें कितनी थी आपकी, 10 थी। ठीक है, इसके बाद 2008 में विजेता टीम जो रही थी आपकी सबसे पहले वो राजस्थान रॉयल्स थी और इसके जो प्लेयर ऑफ द सीज़न बने थे वो शेन वॉटसन ही बने थे। और हाल ही में शेन वॉटसन का निधन हुआ है। शेन वॉटसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित खिलाड़ी थे जो राजस्थान रॉयल्स के तरफ से आपका 2008 का खिताब जीत कर ले गए थे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारी टीमें और दिखा देता हूँ। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टीम जीत चुकी है। 2008 में सबसे पहले राजस्थान रॉयल ने जीता। 2009 में आपका डेक्कन चार्जर ने जीता। 2010 में आपका किसने जीता, तो चेन्नई सुपर किंग। 2011 में चेन्नई सुपर किंग। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स। 2013 में मैंने आपको बताया कौन था, मुंबई इंडियंस। 2014 में फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स। 2015 में मुंबई, फिर सनराइजर हैदराबाद आपका आता है 2016 में। 2017 में मुंबई इंडियंस और इसके बाद 2018 में आपका कौन आता है, चेन्नई सुपर किंग। 2019 में मुंबई इंडियन, 2020 में मुंबई इंडियन, 2021 में चेन्नई सुपर किंग और 2022 में था गुजरात टाइटंस और 2023 का आपको पता ही चल गया कौन है आपका चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है आईपीएल का। तो वैसे भी आप तो आईपीएल के फ़ैन हैं लेकिन इतने बड़े फ़ैन भी नहीं है कि आपको ये पूरी लिस्ट भी याद हो। ठीक है, तो आप मुंबई और चेन्नई के इन 5 जो मैच जीते गए हैं इनकी सन जरूर याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछे जाएंगी। ये मेरा आपसे 100% वादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। सेनझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। तो हाल ही में चाइना ऐसा करने वाला तीसरा देश बन चुका है जिसने एक यान है जिसका नाम है सेनझोउ 16। इस यान के द्वारा अंतरिक्ष में अपने 3 यात्रियों को भेजा है। कितने यात्रियों को भेजा, 3 यात्रियों को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत पहला देश कौन सा है, तो वो है आपका अमेरिका और दूसरा देश है रूस और तीसरा देश बन गया है आपका चाइना। इसके द्वारा जो आपका स्टेशन बनाया गया है यानी स्पेस स्टेशन बनाया गया है, इसका नाम रखा गया है तियोंगोंग स्टेशन। और किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया है, तो लॉन्ग मार्च 5। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट है किसका, चाइना का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको टाइफा याद रखना है। टाइफा ये केनिया का है और ओफेक ये इजराइल का है।
दोनों ही कैसे जासूसी उपग्रह हैं आपके, है ना, जासूसी उपग्रह हैं। देखिए अब चाइना की बात आई है तो चाइना से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो उन सभी पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए चाइना, अगला क्वेश्चन है चाइना से संबंधित। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की मुद्रा क्या है? युआन, यानी इसका नया नाम रख दिया गया है रेमनबी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम आप क्या रखना है, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं आपके, ये हैं ली क्यांग। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? सी जिनपिंग, छोटी आंखों वाले। चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं, जिसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगटीसी यांग, चाइना में ही बहती है। संगाई शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप सभी लोग जानते होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार भी जैसे हम कहते हैं, ये 7 अजूबों में शामिल है। तियानवेन फर्स्ट, ये मंगल मिशन है चाइना का। चाइना ने हाल ही में आपको बताया है 7 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान का क्या बनाया है? एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, जो इसका नाम क्या रखा है? टोकामेक। एससीओ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो बीजिंग, चाइना में है। एडीबी का भी मुख्यालय यहीं पर है। और यहाँ के फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थे वो थे माओ सेतु। कौन थे? माओ सेतु। हैंड इन हैंड, कौन सा? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास जो होता है वो भारत और चाइना के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखना है, टकला मकान। कौन सा? टकला माकन या टकला मकान, जो मरुस्थल है वो भी चाइना के पास है। और एक आपने सुना होगा गोवी का मरुस्थल, तो ये मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है, जो कि विश्व का सबसे शीत आपका मरुस्थल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। एवरेस्ट आप लोग जानते होंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.8 यानी 86 इसकी ऊंचाई है। तो एवरेस्ट दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, और पहली बार कब मनाया गया था, और क्यों मनाते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो 29 मई की बात है, 29 मई 1953 की बात है। न्यूजीलैंड और नेपाल के 2 पर्वतारोही एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से थे आपके एडमंड हिलेरी और नेपाल की तरफ से थे आपके तेंजिंग नोर्गे। इन लोगों ने 29 मई 1953 को इसे फतेह किया, और पहली बार एवरेस्ट दिवस मनाया गया आपका कब? 2008 में। ऊंचाई मैंने आपको बताई 8,848.86 मीटर है, यहाँ पर मीटर कर लेना, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है, कितनी है? मीटर में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को क्या कहते हैं? चोमा लुंगमा। क्या कहते हैं? चोमा लुंगमा। इसका पुराना नाम क्या था? पीक 15। बाद में इसका एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रख दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप सभी को याद रखना, देखिए कुछ चोटियाँ मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देखिए। कामरीता शेरपा 27 बार एवरेस्ट पर फतेह हासिल किए इन्होंने, 27 बार चल चुके हैं। हरिबुद्ध मागर, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दोनों पैर नहीं हैं, उसके बाद भी ये हिमालय पर चढ़ गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि दोनों पैर ना होते हुए भी हिमालय की एवरेस्ट चोटी पर ये चढ़ गए हैं कृत्रिम पैरों की सहायता से। संतोष यादव, एकमात्र भारतीय महिला जो 2 बार एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। बछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा, भारत की पहली विकलांग महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। और प्रियंका मोहंती, आपको जानते ही होंगे, माउंट अन्नपूर्णा को इन्होंने हाल ही में कुछ समय पहले फतेह किया था। देखिए सभी चोटियों की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने? 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट और विश्व की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची जो आपकी चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। सबसे छोटा जो हमारा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को। इसी प्रकार से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकपुआ। और आपका एक बचता है जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी? विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए बताइए, हिमालय की जो तिब्बत में क्या कहा जाता है? हिमालय को तिब्बत में क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि म्यांमार और भारत के मध्य जो सीमा बनती है वो हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के द्वारा बनती है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस।
संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 4 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भारतीय व्यक्तियों को लेखा परीक्षक बनाया गया हो। ये ILO के भी हैं, ILO के हैं, WHO के हैं और FAO। ILO आप समझ रहे होंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO। ILO का हेडक्वार्टर जो है आपका जिनेवा में है, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और FAO इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अब गिरीश चंद्र मुर्मू आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हैं। आर्टिकल 148 में ये निहित हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके जो कार्यकाल होता है वो 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो देखिए CAG से संबंधित कुछ और हमारे आर्टिकल उन पर भी हम चर्चा एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे आर्टिकल 149 कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस में दी गई हैं? आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 150 में संघ राज्यों का विवरण राष्ट्रपति को देगा कौन? कैग। आर्टिकल 151 ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? राष्ट्रपति को। देखिए WHO की अगर हम बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को 1948 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जिनेवा में है और इसके जो है हेड हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बताऊंगा जो लगभग 6 महीने की सारी नियुक्तियों को आपके कवर करने वाले हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे हम CVC के नाम से जानते हैं, ये क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए ये एक वैधानिक संस्था है। क्या है? आपकी वैधानिक संस्था है। संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसके लिए सबसे पहले 1964 में एक संकल्प पारित किया गया था और 2003 के एक्ट से 2004 में इसकी स्थापना कर दी गई। इसके पहले हेड बनते हैं श्रीनिवास राव। ठीक है, और हाल ही में इसके जो नए हेड बने वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनको शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई और राष्ट्रपति लोग आप सभी लोग जानते हैं कौन है? द्रौपदी देवी मुर्मू। इससे पहले कौन थे? तो सुरेश एन पटेल आपके CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन थे, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बता देता हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। CISF इसके हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। प्रदीप चंद्र नैयर किसके? असम राइफल के। एयर यानी कि एयरफोर्स के हेड कौन है? BR चौधरी। आर्मी के हेड कौन है आपके? यानी कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। नेवी के हेड कौन है? R हरि कुमार। NCC नेशनल कैडेट कोड इसके हेड कौन है? गुरमीत पाल सिंह। दिल्ली पुलिस इसके कौन है? SS थाउसोल। ITBP इसके हेड कौन है? अनिश दयाल। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्रवीत छाबड़ा। CGA भारती दास। NDRF अतुल करवाल। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपके? तो ये हैं आपके कौन? R वेंकट रमणी। ठीक है, तो ये कुछ नियुक्तियाँ थी, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग, ये इसका नया नाम क्या होगा? तो वीर दामोदर दास जो आपके हैं दामोदर सावरकर, जिन्हें हम BD सावरकर के नाम से भी जानते हैं, इनके नाम पर वर्सोवा बांद्रा जो समुद्री मार्ग है इसका नाम रखा गया है। ठीक है, BD सावरकर को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे क्योंकि 28 मई को इनकी जयंती बनाई गई थी, 140वीं जयंती। और इन्हीं की 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो आपकी नई संसद बन रही थी उसका उद्घाटन किया गया था। देखिए BD सावरकर का जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना किसने की? BD सावरकर जी ने की थी। और इन्हीं को 1911 में काला पानी की जेल है ना ये हुई थी, जो कि अंडमान निकोबार में है आपकी, जिसे हम सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। और इसमें सज़ा का नाम क्या था? काला पानी की सज़ा। बांद्रा वर्सोवा ये आपका मुंबई में है और यहाँ के जो CM है एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया है। BD सावरकर की बहुत ही फेमस बुक है हिंदुत्व हिंदू कौन। कौन सी है? हिंदुत्व हिंदू कौन, ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। काला पानी की जब इन्होंने जेल हुई थी तो ऐसी काफ़ी सारी किताबें इन्होंने दीवारों पर ही लिख दी थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने भारत के लिए किया और इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दूरसंचार उपग्रह अवरसैट BARDR
8 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो ये स्पेस एक्स आप लोग जानते होंगे किसकी है, एलोन मस्क की कंपनी है। तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे वार्ड 8 को लॉन्च किया गया है भूस्थैतिक कक्षा में। भूस्थैतिक कक्षा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के सापेक्ष जो हमारी गति होती है उसके लिए यहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। देखिए एलोन मस्क, टेस्ला कंपनी किसकी है, एलोन मस्क की है। स्टारलिंक कंपनी किसकी है, एलोन मस्क की है। स्पेस एक्स भी किसकी है, एलोन मस्क की है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलोन मस्क ही हैं, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने चेन्नई में भारत में निर्मित जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री की आधारशिला रखी है वो चेन्नई में रखी है। इसके साथ साथ जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होंगी वो भी चेन्नई में पहली बार जो स्थापित की जाएंगी वो किसके द्वारा, एलोन मस्क के द्वारा आपकी स्थापित की जाएंगी चेन्नई में आईटी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पीएम जनधन योजना। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके लिए क्या किया गया था, आपके जीरो बैलेंस खाता खुलवाए गए थे, है ना। और आप सभी को पता है इसमें आपके पैसे डलवाए गए थे लॉकडाउन के तहत, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था कि इसमें पैसे आएंगे। तो पीएम जनधन योजना के तहत आपके जीरो बैलेंस खाता खुलवाए गए थे। ये इसलिए खुलवाए गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी बैंक से जुड़ सके, यानी कतार में जो व्यक्ति अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है वो भी क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके बैंक के लिए। तो वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी जो योजना थी आपकी वो कौन सी थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके तहत आपका 100% जो कवरेज किया है, यानी 100% सभी राज्यों में अपने सभी जिलों में 100% जो कवरेज दिया है वो दिया है तेलंगाना ने। यानी अब तेलंगाना क्या करेगा, इसकी जो भी आर्थिक सहायता से संबंधित योजनाएं होंगी, जो भी कल्याणकारी आपकी योजनाएं होंगी, उसका पैसा पीएम जनधन खाता में पहुंच जाएगा स्वतः ही, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका जीरो बैलेंस का खाता है, बैंक अकाउंट है, तो आपका जो भी योजना से संबंधित पैसा होगा वो पहुंच जाएगा स्वतः ही। पीएम जनधन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014, जब मोदी जी आपके नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय जनधन योजना की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। देखिए अब योजनाओं की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जिन्हें हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए हाल ही में आपकी एक योजना आई थी दयालु योजना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। झरनी योजना ये झारखंड के द्वारा, मुख्यमंत्री वन संपदा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, और राजीव गांधी जल संचय योजना ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये 4 योजनाएं भी आपको याद रखनी है। चलिए बताइए लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली लक्ष्मी बहना योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लाडली लक्ष्मी बहना योजना या लाडली योजना, बताइए मुझे किस राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांच है वो जोधपुर में है। इसके पहले जो जज बने थे या मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे कमलकांत, ठीक है। लेकिन हाल ही में 2023 में जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। इन्हें शपथ दिलाई किसके द्वारा, कलराज मिश्र के द्वारा। और इससे पूर्व यानी इनसे पहले जो थे वो कौन थे, पंकज मित्तल। देखिए हाईकोर्ट की बात अगर हम करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन से में निहित हैं, तो आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट है, ठीक है। हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है भारत में, तो वो है 25। हाईकोर्ट में कितने हाईकोर्ट हैं भारत में, तो 25 हाईकोर्ट हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपके जो 1862 में, कब साथी हो, 1862 में आपके 3 उच्च न्यायालयों को स्थापित किया गया था भारत में सबसे पहले। एक था आपका कलकत्ता, जुलाई 1862 में कलकत्ता, मद्रास, और एक था आपका बॉम्बे। इन तीनों को सबसे पहले स्थापित किया गया था। इन तीनों का नाम कब बदला गया, कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया, मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, और बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया। तो ये काम कब किया गया था, 2016 में, ठीक है। ये भी आपका रखना है। इसके बाद 1866 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं 1866 वाला ये जरूर याद कर लेना। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि सबसे बड़ा आपका हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना की गई थी। यानी सबसे ज़्यादा जो केसेस सुनवाई करता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही करता है। लेकिन हाल ही में रांची यानी झारखंड का सबसे बड़ा परिसर वाला बना है, लेकिन ये बड़ा किससे, सुनवाई ज़्यादा करता है इसलिए बड़ा है ये, ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1966 में, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1966 में। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में। सिक्किम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना 2019 में हुई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है आपका? रायपुर में है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तराखंड, ये आपका हल्द्वानी में, हाल ही में इसको क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। और इसके साथ आपका रखना है झारखंड हाई कोर्ट, यानी कि रांची वाला। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में, जब इनकी स्थापना हुई थी तभी इनका हाई कोर्ट भी बनाया गया था। तो ये भी आपका रखना है। हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? कुल 25। ठीक है, हाई कोर्टों की संख्या कुल कितनी है? 25। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो ये भी आप लोग याद रखना 25 हैं, लेकिन अगर पूछा जाए केवल केवल ऐसे करके तो 22 बताना। ठीक है, वैसे आपके 25 हैं, लेकिन टोटल देखा जाए तो 22 हैं। ठीक है, 25 जो सब क्लॉज जोड़े गए हैं उसको जोड़कर हो जाते हैं। जैसे आपका 4 का ए है ना, ये जोड़ दिया गया 4 का ए, 9 का का जोड़ दिया गया, 9 का खा जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से आपके जुड़ जाते हैं तो वो 25 हो जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। मैं आपसे पूछूं मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था। ठीक है, इसी प्रकार से आपका रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप सभी लोग एक बढ़िया सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ना, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ, आप सभी के लिए और मेहनत के साथ बढ़िया सी वीडियो बना सकूँ और आपको स्वच्छ और साफ नोट प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, अच्छे सपोर्ट करिए। जितने भी साथियों ने चैनल को अनसब्सक्राइब किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपकी वीडियो अब चलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।